नमस्कार मित्रों, मैं शुभम पांडे आज आपके बीच एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है जो प्रवासी मजदूर और उनकी क्या समस्याएं हैं और उनका क्या निदान हो सकता है। तो मजदूर जिस प्रकार से प्लान कर रहे हैं, इससे शहरी क्षेत्रों में शहरी लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो मजदूर वहाँ पे फंसे हुए हैं वो किस प्रकार से जी रहे हैं और उनका जीवन यापन किस प्रकार से होता है। सरकार ने इसमें कहा था कि लॉकडाउन किया तो कहा कि हम सब मिलकर इसमें कार्य करेंगे तभी हमें कोरोना से लड़ने में सहायता मिलेगी। तो सभी ने इसमें सहयोग किया और जिसकी स्वयं प्रधानमंत्री जी भी चर्चा करते हैं, प्रशंसा करते हैं कि सब ने उसका सहयोग किया, जिससे हमारे यहाँ की स्थिति और देशों से यहाँ पे संख्या कम है कोरोना पॉजिटिव की। लेकिन सरकार जो श्रमिक हैं, जो बाहर प्रवासी रह रहे हैं, उनके ऊपर पूर्ण रूपेण उनकी सहायता करने में नाकाम रही। क्या कहते हैं, वो जो इस देश में नहीं है, जो दूसरे देश में रह रहे हैं, उनको भारत लाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन जो यहाँ भारत में रह रहे हैं, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं, जो यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, यहीं के होके रह गए हैं, यहीं पे रह रहे हैं और सड़क पे आ गए हैं। हम ये नहीं कहते कि सरकार को ये नहीं करना चाहिए कि दूसरे देश से लोगों को ना लाएं। हम कहते हैं लाइए, वो भी हमारे देश के हैं, उनको लाइए, बचाइए। लेकिन जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो पूरे देश में समस्त विकास में यहाँ पे भूमिका निभा रहे हैं, उनको प्रथम स्थान देना चाहिए, उनका पहले कार्य करना चाहिए। सरकार को उन पर पहले कार्य करना चाहिए जिनकी ज़िंदगी को एक बीमारी ने आकर रातों रात झकझोर के रख दिया, उनकी ज़िंदगी को रातों रात तबाह कर दिया। मेरा ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले के भादर क्षेत्र से है, जहाँ पर हर साल प्रत्येक वर्ष हजारों श्रमिक प्रवासी मजदूर जाते हैं, क्या कहते हैं, महानगरों में कमाने, अपनी जीविका चलाने के लिए। लेकिन इस समय उनकी हालत इतनी ख़राब है कि हमारी उनसे जब बात हुई तो इसका अनुमान हमको उनसे बात लगाकर हुआ कि उनकी हालत कितनी ख़राब है, कि उन्होंने बताया कि बस यहाँ पे रोटी खाने के लिए नहीं मिल रही है और बस हम सब बस इसी बंदोबस्त में लगे हुए हैं दिन रात कि किस प्रकार खाने की जीविका चलाई जाए। एक अभी हाल में ऐसा वाक़या आया कि दिल्ली में रह रहे तीन लोगों में से 2 लोगों ने अपने मोबाइल को बेचकर खाने पीने की चीज़ों को जुटाया और घर आने का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं कि मोबाइल फ़ोन जीवन में कितना अहम योगदान रखता है, उसे आदमी तभी बेचता है जब उसके पास कुछ नहीं रह जाता है। जब आदमी को ऐसा करना पड़ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ख़राब स्थिति है। जब फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं तो जितने लोग प्रवासी मजदूर हैं, उनके पास खाने पीने के पैसे जो हैं खाने पीने में ख़त्म हो गए हैं। अब उनके पास कुछ रह नहीं गया है, वो बस ये सोच रहे हैं किस प्रकार यहाँ पे निकला जाए, और जो नहीं निकल पा रहे हैं सोच रहे हैं किस प्रकार यहाँ पे खाया पिया जाए। सरकार वैसे काम कर रही है, दिल्ली सरकार वहाँ पे जो प्रवासी मजदूर हैं जगह जगह पर उनको खाने के लिए मुहैया करा रही है, लेकिन समुचित व्यवस्था जो कह सकते हैं वो नहीं हो पा रही है अब भी। एक कह सकते हैं जब सरकार की लोगों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, तब सरकार लोगों का साथ देने में नाकाम रही। मजदूरों को उन सड़कों पे उतरना पड़ा जिन सड़कों को उन्होंने खुद बनाया था, उन सड़कों पे उन्हें अब रहना पड़ रहा है। उनके जो कागजात हैं, जैसे वो महानगरों में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, कोलकाता में, मुंबई में, कहीं भी रह रहे हैं जहाँ पे वो कमाने गए हैं अपनी जीविका के लिए, तो वहाँ पे उनके पास राशन के लिए वहाँ का कागजात भी नहीं। जैसे वहाँ के एड्रेस पे आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, जहाँ पे उनको भोजन सामग्री भी, खाद्यान्न सामग्री भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण दिक्कत है। और इस समय ट्रेन की स्थिति कुछ ऐसी है कि रेल मंत्रालय ने तय किया था कि जहाँ जैसे ट्रेन जिस राज्य से चालू होगी, शुरू होगी, वहाँ से चलेगी, वहाँ खाने पीने का और वहाँ से चलने भर का रास्ते का खाना पीना वहाँ की राज्य सरकार देगी। और रास्ते में अगर ट्रेन लेट होती है 1 दिन 2 दिन, तो उसका रेल मंत्रालय उसका वहन करेगा। और अगर वो अपने गंतव्य पे पहुंच रही है और गंतव्य पे पहुंचने पर
उनको उनके घर तक ट्रेन द्वारा या उनको वहाँ पर खाना पीना और सारी सुविधाओं को प्रबंध कराना, जिस राज्य में वो ट्रेन पहुँची है, गंतव्य स्थान जहाँ पे था उसका, वहाँ पर उस राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि वहाँ ये व्यवस्था कराए। शुरू में जब ट्रेनें कम थी तो ये बहुत अच्छी तरह चल पाया कि वहाँ के लोग क्या कहते हैं, वहाँ के लोगों को अच्छी सेवाएं मिल रही थी। जब कम ट्रेनें चली थी, कि कुछ ट्रेनें चल रही थी, तो अच्छा था कि वहाँ के लोग चल रहे थे, राज्य सरकार बढ़िया खाना व्यवस्था सब करा रही थी। लेकिन जब से अधिक ट्रेनें चलने लगी और ये ज़्यादा 12-12 घंटे की ट्रेनें 30-30 घंटे समय ले रही हैं, एक दिन जो ट्रेन 30 घंटे में पहुँचानी चाहिए वो 3 दिन में पहुँचा रही है, तो उस समय दिक्कत बढ़ रही है। और इस समय सरकार को इसके लिए कुछ अहम और मजबूत कदम उठाने चाहिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत यूपी बिहार के लोगों को हो रही है, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रवासी व्यक्ति भी हैं, यहीं पे जाते हैं। और जितनी भी ट्रेनें चली हैं महानगरों से ज़्यादातर पूर्वी भारत की ओर आ रही हैं, जैसे उधर दिल्ली से और उस तरफ कहीं से भी, मतलब ज़्यादातर ट्रेनें सारी पूरी भारत की तरह आ रही हैं, जिससे यहाँ के स्टेशनों पे अधिक भीड़ हो जा रही है। जैसे यहाँ के फैज़ाबाद, इलाहाबाद और प्रयाग और वाराणसी, यहाँ कुल, और इधर क्या कहते हैं हमारा उजमगढ़ साइड में भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो जा रही है, क्योंकि ये जो ट्रेनें आ रही हैं असमय आ रही हैं। अब इनका समय कुछ और था, ये पहुँच रही हैं 3 दिन में, तो अचानक कोई पहुँच नहीं है। तो यहाँ पे समुचित जो राज्य सरकार की व्यवस्था है वो भी सरकार नहीं करा पा रही है और बहुत अव्यवस्था फैल रही है। और इसी पे अब राजनीति भी कर रहे हैं कि जैसे अब ट्रेन नहीं पहुंच रही, इस पे कह रहे हैं कि ये चीज़ होना चाहिए। और इस पे अब देखा जाए तो कांग्रेस भी कुछ ना कुछ सहयोग कर रही है, बता रही है, और अखिलेश यादव भी आ गए हैं। सब अपना बयान दे रहे हैं कि किस आधार पर थोड़ा बहुत सहयोग कार्य कर कर अपनी अगले चुनाव में अपनी छवि को अच्छा बनाया जाए कि लॉकडाउन में हमने इतना कार्य कराया था। और उनको ये नहीं दिख रहा है कि प्रवासी मजदूर कैसे आने कैसे नहीं, सोच रहे हैं कि किस प्रकार अपनी छवि को आने वाले समय में उज्जवल रखा जाए, अगले चुनाव में अपनी छवि को अच्छा रखा जाए। ये बहुत अच्छा अवसर, अपॉर्चुनिटी उनको लग रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया, इसको समझा और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है कि उनको गुरुवार तक इस पर पूरा जवाब चाहिए। एवं उन्होंने नोटिस भेज दिया है केंद्र सरकार को। 1947 के बाद जब अपने देश का विभाजन हुआ था, बंटवारा हुआ था, तब इतने लोग पलायन करते हुए दिखे थे। उसके बाद अब इस लॉकडाउन में 2020 में इतने ज़्यादा लोग यहाँ से आ जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। उसके बाद एक दूसरी बार हमें देखने को मिला है। तो इस पर हमें विचार करना चाहिए कि लोग इतना प्रवासी हो क्यों गए हैं, आ क्यों जा रहे हैं। अगर ये अपने घर पे होते तो इतनी ज़्यादा दिक्कत आती ही नहीं, तो ये प्रवासी क्यों बन गए, इस सब पे हमको सोचना चाहिए। उस पर आइए थोड़ा सा विचार करते हैं। जब प्रवासी व्यक्ति स्थानीय स्तर पर अपने रोजगार को नहीं खोज पाते, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे वो कृषि में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन जब वो अपने स्थानीय लोकल में रोजगार नहीं खोज पाते तो बाहर जाते हैं अपनी जीविका चलाने के लिए। तो हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ के लोग ये कर क्यों नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए हमारे जिलाधिकारी को और जो राजस्व अधिकारी हैं उनको इस चीज़ को देखना चाहिए कि कुछ ऐसा स्टार्टअप बनाया जाए। ये बस मेरी थिंकिंग है कि कुछ ऐसा स्टार्टअप बनाया जाए कि जैसे कोई फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, कोई सरकारी कार्य हो, तो उन लोग को, यहाँ के लोगों की कौशलता देखा जाए। कौशल, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चला था, तो इस प्रकार से लोगों को कुशल किया जाए। जैसे लोग ITI करते हैं वगैरह, पॉलिटेक्निक करते हैं, तो लोगों को कुशल किया जाए। और जिस क्षेत्र में जिसकी जो योग्यता हो उस क्षेत्र में पहले अपने स्थानीय लोगों को लगाया जाए। किसी भी कार्य में पहले स्थानीय लोगों को लगाया जाए, कोई भी स्टार्टअप किया जाए, उसके बाद फिर प्रवासी लोगों को किया जाए। तो अगर हर जगह हर ज़िले में ऐसा हो जाएगा, लोग बाहर कम जाएंगे, अपने अपने ज़िले में रहेंगे, प्रवास कम होगा। अब इस लॉकडाउन से ही बहुत लोग की हालत इतनी नाराज़ हो गए हैं, इस लॉकडाउन में इतनी दिक्कत हुई कि उनकी दोबारा दूसरे महानगरों में जाकर, दूसरे राज्यों में जाकर अपनी जीविका चलाना उनको बहुत डर लगेगा एक बार। तो ऐसी दिक्कत ना आए, तो मैंने जो बताया कि इसका अगर ना जा पाए तो उसका एक उपाय है कि सरकार ये कर सकती है कि
वहाँ पे अपना स्टार्टअप करे, वहाँ पे अपने ज़िले में अपने चीज़ों में अपने लोगों से कार्य कराए, तो ये हो सकता है, ऐसा सिर्फ मेरा मानना है। और दूसरा ये चीज़ है कि जो प्रवासी हमारे के यहाँ जाते हैं तो उनके लिए कोई कानून है, जैसे कोई कानून है कि वो वहाँ पे रह रहे हैं तो वहाँ के राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी है। तो जैसे हमारे के यहाँ 90% असंगठित क्षेत्रों से हैं, जो हमारे के यहाँ जाते हैं प्रवासी हैं, 90% असंगठित क्षेत्र से हैं, इनकी कोई मजदूरी तक नहीं है, छुट्टी तक नहीं है, कोई वेतन तय नहीं है। अगर ये जिस फैक्ट्री में कार्य कर रहे हैं उस फैक्ट्री पे ही डिपेंड रहते हैं। अगर वो कह दिए कि आपकी इतनी मजदूरी मिलेगी तो चाहे मजदूरी चाहे दें चाहे ना दें, उसमें राज्य सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती, वहाँ की सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती। वो उन्हीं पे पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, इसीलिए उनका कई बार शोषण भी होता है और उनके लिए कोई वैधानिक चिकित्सा भी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। सब जब सरकार खाद्यान्न या अन्य चीज़ों का वितरण कराती है कि यहाँ पे लोगों का वितरण कराया जाए, तो उन लोगों का, इन असंगठित क्षेत्रों का, जो ठेले लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, फुटपाथों पे काम करते हैं, मजदूर हैं, लेबर हैं, अन्य रिक्शा चलाते हैं, इन सब चीज़ों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इसका समाधान बस ये है कि जो प्रवासी श्रम है इसको श्रम कानूनों के अंतर्गत लाया जाए। अगर इस श्रम कानूनों के अंतर्गत प्रवासी श्रम को श्रम कानूनों के अंदर ला जाएगा तो इनका भी विकास बहुत तेज़ी से होगा। ये जो वहाँ की राज्य सरकार होती है, उन लोगों को वहाँ की स्थानीय सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं समझती हुए उन्हें देखभाल के लिए उन उद्योगों को स्थानिक प्रतिष्ठानों के भरोसे छोड़ देती है जहाँ पर ये प्रवासी श्रमिक काम करते हैं। यदि प्रवासी श्रमिक को उनका वेतन नहीं मिल रहा है और किराया नहीं दे पाने के कारण उन्हें जबरन निकाल दिया जा रहा है, तो इसमें राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती, जैसा कि हमने आपको बताया। और दवा ना हो, भोजन ना हो, तो स्थानीय सरकार भी इसमें कोई सहायता नहीं करती है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत राज्यों को, उन सभी को राष्ट्रीय आपदा के समय 50% उनके वेतन का 50% उनको देना चाहिए, आर्थिक सहायता देनी चाहिए। और क्यों नहीं देना चाहिए, अगर इसको देना ही चाहिए क्योंकि ये लोग वहाँ की राज्य सरकार में, वहाँ के विकास में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, इसलिए इनको मिलना चाहिए। कि ये नहीं कि वहाँ पे वो पहुँच गए हैं तो वहाँ पे इनको पूछने वाला कोई नहीं है, किसी तरह रहें चाहे ना रहें, मर जाएं जिएं, कोई इनको पूछेगा नहीं। और जिस राज्य के वो मूल निवासी हैं उस राज्य की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने प्लान कर चुके श्रमिकों के कल्याण की देखभाल करें। जिस प्रकार हमारे दूतावास विदेशों में रहकर भी भारतीय हितों के लिए कार्य करते हैं, इसी प्रकार राज्य के नागरिकों की देखभाल करना गृह राज्य का कर्तव्य है और उन्हें यह बखूबी निभाना चाहिए। इससे उन्हें अपना मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जो वहाँ की जहाँ के वो जिस राज्य के वो मूल निवासी हैं वहाँ के उस राज्य सरकार को ई पोर्टल के माध्यम से उनका पंजीकरण कराना चाहिए और पूछना चाहिए कि आपको कोई दिक्कत है कि नहीं है, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है इस समय कि नहीं है। और ये चीज़ उनको पूछना चाहिए, उनका कर्तव्य होना चाहिए। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A के D के तहत भारत के नागरिकों को पूरे भारत में आने जाने की स्वतंत्रता होती है। और आपदा प्रबंधन अधिनियम और 2005 को इस अधिकार को छीनना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ मामलों में, जैसे अब ये क्या कहते हैं, बीमारी आ गई, तो इस समय अगर इसको क्या कहते हैं, इसको बंद रखा जा रहा है, इस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो यहाँ के लोगों को भी उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि ये बीमारी और भी फैल सकती है। और इसमें कुछ राजनीतिकरण हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। जैसे अब बता रहे हैं कि श्रमिकों के लिए रोजगार तलाश रही केंद्र। अब केंद्र सरकार श्रमिकों के लिए रोजगार तलाश कर रही है, पहले नहीं सोचा गया। अब जब ये बीमारी आ गई, सब हो रहा है, तो अपनी ये राजनीति वोट बैंक बना रहे हैं कि आगे हम कार्य करेंगे, कि लोग आशा रखो कि हम धीरे धीरे इसमें भी कार्य करेंगे। और क्या कहते हैं, यूपी बनेगा ब्रांड, प्रवासी श्रमिकों की प्रतीक्षा कर रहा है, आने पर यूपी बनेगा ब्रांड, ऐसा योगी जी हमारे कह रहे हैं। 2001 में भारत के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर श्रम करने वाले प्रवासियों की संख्या लगभग 30 करोड़ थी और वहीं पे 2011 में इनकी संख्या लगभग हमारे यहाँ 45 करोड़ के आसपास हो गई है। श्रमिकों का महत्व अगर जानना हो तो श्रमिकों का महत्व इस प्रकार है, जैसे निर्माण, कोई गरीब है, श्रमिक हैं जो यहाँ से गए हुए हैं, पलायन करके वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पे अपनी जीविका चलाने के लिए गए हैं, वहाँ पे वो निर्माण कर रहे हैं, किसी के मकान पड़ रहे हैं। एक तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और एक तरफ वो छोटी सी क्या कहते हैं, उनकी झुग्गी बसी हुई है एक तरफ। हमारे यहाँ इतनी बड़ी दुविधा है कि
1% अमीर के पास 73% संसाधन है, बाकी 99 के पास 27% हमारे के यहाँ जो 99% बच रहे हैं 27% उनके पास टोटल संसाधन, बाकी 1% जो सबसे ज़्यादा अमीर हैं, 1% अमीर हैं, उनके पास 73% हमारे देश का संसाधन, देश में संसाधन उपलब्ध है। तो ऐसे ही मतलब होता है ना कि जैसे अगर हम देखा जाए कि बैलेंस का है तो हमारे के यहाँ जो है अमीरी गरीबी जो है वो इनबैलेंस है कि 1% के पास 73% पूरे संसाधन, बाकी जो है सब गरीबी में अपना किसी प्रकार चला रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। और दूसरा इनका है कि श्रमिक का महत्व विनिर्माण में कार्य करते हैं, इंडस्ट्री में कार्य करते हैं और असंगठित क्षेत्रों में, जैसे ये सब ज़्यादातर 90% असंगठित क्षेत्र हैं हमारे यहाँ, 90% लोग असंगठित क्षेत्रों में कार्य करते हैं। हमारी जो इनकम आती है, हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है, उसमें जो जीडीपी ग्रोथ में योगदान है, अर्थव्यवस्था में जो योगदान है, उसमें 90% असंगठित क्षेत्रों से ही इनकम आती है। जो ठेले पर सब्जियां बेचते हैं, मोची हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं, इस तरह से जिनका रिकॉर्ड कहीं पर उस तरीके से नहीं मिलता। और इनकी चिंताएं क्या हैं कि आवास की चिंताएं, अब इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो इनकी चिंता है कि हमें कहाँ रहें कहाँ नहीं रहें, क्योंकि इस समय उनकी इनकम तो कम बंद हो गई है, इनकम कैसे आ रही, किसी प्रकार खा पी रहे हैं, ऊपर से क्या कहते हैं आवास की दिक्कत है। अगर किराए पर हैं तो रोज़ धमकाया जा रहा है कि आप किराया कब देंगे, नहीं तो खाली कर दीजिए। तो उनको वैसे भी रोड पर निकलना पड़ेगा, अपने घर तक किसी प्रकार आना पड़ेगा, भूखे प्यासे व्याकुल होकर रास्तों में चलना पड़ेगा, तड़पना पड़ेगा, ये सब दिक्कतें होती हैं। और निम्न स्तर है तो इसलिए वो कुछ उसमें कर भी नहीं सकते, घर वाले भी परेशान होते हैं, जॉब की सिक्योरिटी नहीं है उनके पास, शिक्षा स्वास्थ्य का अभाव है कि अगर कोई, और सम्मान गरिमा प्रतिष्ठा की कमी भी उनके पास है, जिसके कारण उनको बहुत दिक्कत इस लॉकडाउन में झेलनी पड़ रही है। जो हमारे के यहाँ हमें लगता है कि सरकार ने जब लॉकडाउन किया तो इसके उन्होंने सिर्फ बीमारी को देखा कि बीमारी को केंद्र रखते हुए कि समय में लॉकडाउन कर देना चाहिए, और लॉकडाउन कर दिया। लेकिन उस समय वो उतनी मतलब पहले से रणनीति नहीं बना पाए कि हम लॉकडाउन करेंगे तो हमारे के यहाँ जो असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, प्रवासी मजदूर हैं, वो किसी प्रकार से अपने घरों पे जाएंगे, उसके पहले से कैसी व्यवस्था की जाए कि लॉकडाउन हो तो वो कैसे अपने घरों पे जा सकें। अगर वो कह रहे हैं तो वहाँ कहीं रह रहे हैं तो रेंट का क्या उपाय किया जाए, वो रह रहे हैं तो उनका इनकम का क्या, ये सब नहीं देखा गया, सीधे बंद कर दिया गया, पूरा लॉकडाउन कर दिया गया। और जिसमें इनको बहुत दिक्कतें आई, जिसको सरकार का जिसका मतलब कहते हैं ना कि उनको इसका अनुमान नहीं था कि इतनी दिक्कतें आएंगी, इसीलिए और पुनर्वास का प्रबंधन भी नहीं हो पाया था, इसलिए उनको सड़कों पर आना पड़ा। इनका उपाय कानून के माध्यम से श्रमिकों के आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का विशेष ध्यान रखा जाए कि ये रह रहे हैं तो श्रमिकों के आवास में कोई दिक्कत तो इनके रहने में नहीं है, किराए का ध्यान देना चाहिए, इनके लोग की शिक्षा में ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य, वेतन, इनका स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है कि नहीं है, वेतन कैसा है, मतलब। और स्वरोजगार को सब ज़्यादा है कि स्वरोजगार को बढ़ावा दें। जैसे हमने आपको कहा ना कि स्थानीय जगहों पर इनको इनकम के अवसर प्रोवाइड कराया जाए, उपलब्ध कराया जाए। अगर कोई भी हमारे यहाँ फैक्ट्री लग रही है, हमारे ज़िले में कोई भी फैक्ट्री लग रही है, मान लीजिए हम अमेठी में रहते हैं तो यहाँ पे कोई भी कार्य हो रहा है, कोई भी स्टार्टअप हो रहा है तो वहाँ पे पैसे लोकल लोगों को कार्य किया जाए। कोई भी जिस प्रकार से जो कार्य कर सके, कोई फैक्ट्री लगी है उसमें लेबर का कार्य होगा, वहाँ पे पढ़े लिखों का भी काम होगा, स्किल्ड व्यक्तियों का काम भी होगा, अनस्किल्ड व्यक्तियों का काम भी होगा। तो हर प्रकार से पहले वहाँ पे हर चीज़ों पे हैं, क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पे भट्ठे हो गए, ठीक है, यहाँ पे हमारी फैक्ट्रियाँ लग गई, यहाँ पे और जो कार्य हैं हमारे यहाँ पर, वहाँ पर पहले अपने यहाँ के, जैसे सरकार की बहुत नीतियाँ आती हैं उसमें बहुत लोगों का कार्य होता है, कोई भी सरकार द्वारा कार्य हो रहा है तो उसमें पहले अपने यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को कार्य दिया जाए, ऐसी ऐसी नीतियाँ लाई जाए कि बाहर लोगों को, बहुत कम लोगों को जाना पड़े, ज़्यादातर लोग अपने यहाँ पे रह कर ही अपनी खेती में या किसी प्रकार का उसमें उद्योग बिजनेस करके और अपना जीवन यापन कर सकें और बाहर जाने की स्थिति कम आए। इसीलिए और ये थोड़ा सा हमें लगा कि आप सबको इससे थोड़ा सा अवगत कराया जाए। एक इस समय जैसे चल रहा है ना लॉकडाउन है तो सब विभिन्न प्रकार के इस पर टिप्पणियाँ कर रहे हैं कि ऐसा कर दिया, वैसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग ऊब गए हैं तो ऊब के कारण अपनी मतलब अंदर की निकाल रहे हैं कि भड़ास निकाल रहे हैं कि ऐसा नहीं, ये गलत हुआ, ऐसा हुआ। तो हम क्या थोड़ा सा आप लोगों से इसके बारे में चर्चा किया जाए। अगर आपको हमारे वीडियो में कुछ भी लगा हो कि नहीं ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए या है, या अपने सुझाव आप कमेंट के माध्यम से हमको देंगे तो हमको बहुत बड़ी प्रसन्नता होगी। धन्यवाद।